हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजेएस लॉ क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 13। सो इन दिस लेक्चर सेक्शन नंबर 13 के आगे वाले सेक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? ओके। तो लास्ट लेक्चर के अंदर 13 सेक्शन 13 हमने हाफ कवर किया था। उसके अंदर मैंने आपको कुछ ग्राउंड्स ऑलरेडी डिस्कस करा दिए थे, जो कि था सबसे पहला एडल्ट्री, जो कि मैंने आपको इन डिटेल ऑलरेडी बता दिया था कि इसका अटेम्प्ट जो है, फिर उसके लिए एडल्ट्री का आप ग्राउंड नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि एडल्ट्री के लिए जरूरी ये है कि फिजिकली इंटरकोर्स हुआ हो, एक्चुअल फिजिकल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशनशिप हुआ हो। अटेम्प्ट वगैरह मिस्टेक इसके अंदर एक्सेप्शन में आते हैं, राइट? ओके। फिर उसके बाद हमने क्रुएल्टी का किया था, राइट? क्रुएल्टी के अंदर मैंने आपको केस लॉज कराए थे 3-4, रसल वर्सेस रसल, देवा कुमार, एक मैंने अशोक वर्सेस संतोष आपको कराया था, एंड देन श्रिया पुदा चंद्रा, राइट? फिर इसके बाद आप देखिए कुछ और चीजें भी होती हैं जो क्रुएल्टी के अंदर आती हैं, कुछ और ऐसे ग्राउंड्स भी होते हैं जो क्रुएल्टी के अंदर आते हैं, जैसे डाउरी डिमांड करना बार बार, राइट? डाउरी डिमांड करना, ड्रंकनेस। देखिए, अब ड्रंकनेस अगर हल्की फुल्की है, राइट, अगर थोड़ी बहुत अगर ड्रंकनेस है तो वो नहीं आएगा क्रुएल्टी में, ड्रंकनेस इन एक्सेस आएगा, राइट? कि वो ज्यादा ड्रंक होते हैं, इन एक्सेस आके मारपीट करते हैं घर पे, ये ऐसी हरकतें करते हैं, तो वो देन क्रुएल्टी के अंदर आएगा, राइट? उसके बाद फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस, फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस अगर लगाए हैं, राइट, किसी भी स्पाउस ने एक दूसरे के ऊपर, तो वो भी क्रुएल्टी होगा। या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए विलफुली अगर कोई भी स्पाउस डिनाई कर रहा है, क्योंकि शादी का मतलब ही क्या होता है? प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब कोई स्पाउस विलफुली बिना किसी रीजन के सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए डिनाई कर रहा है, या फिर टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन उसको डिनाई कर रहा है, तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है क्रुएल्टी का डिवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 13, राइट? इम्पोर्टेंसी भी एक ग्राउंड होता है। उसके बाद थ्रेट टू कमिट सुसाइड, थ्रेट टू कमिट सुसाइड यानी कि दोनों स्पाउसेस अपनी इच्छा या डिमांड्स पूरी कराने के लिए बार बार एक दूसरे को थ्रेट दे रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, या उसकी वाइफ कह रही कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर मेरी डिमांड ये वाली फुलफिल नहीं हुई। तो ऐसे बार बार थ्रेट्स देना टू कमिट सुसाइड, ये भी एक क्रुएल्टी का ग्राउंड होगा, एंड दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13। उसके बाद अगर चाइल्ड का अबॉर्शन करा लिया गया है विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट चाइल्ड का अबॉर्शन करा लिया है, तो वो भी क्रुएल्टी होगा, एंड दिस इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13। आई होप ये सब चीजें क्लियर होंगी आपको। अब क्रुएल्टी लेकिन है क्या? देखिए, इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको पहले केस लॉज बताए और फिर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी दिए, ये सारी चीजें क्रुएल्टी के अंदर है। तो बेसिकली व्हाट इज क्रुएल्टी? तो इससे रिलेटेड एक केस है, रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी। देखिए, क्रुएल्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? जुल्म। इससे याद रख लेना। तो जुल्मी देवी के केस में ही भाई जुल्म को, क्रुएल्टी को भाई डिफाइन कर दिया, राइट? तो इसके अंदर कहा गया एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो, जब अंडरस्टैंडिंग ना हो किसी रिश्ते में, तो वो बहुत ही ज्यादा कड़वा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बिटर होने लग जाता है। सो दिस अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, right? Absence of mutual respect and understanding which bitters any relationship, that is cruelty, right? तो ये important है, ये याद रखना, right? उसके बाद एक और important केस है, नवीन, आई एम श्योर अगर किसी ने पहले पढ़ा हो हिंदू लॉ तो आपने ये वाला केस जरूर पढ़ा होगा, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, राइट? अब मैंने आपको जब स्टार्ट कराया था क्रुएल्टी, तो मैंने आपको बताया था क्रुएल्टी के अंदर इंटेंशन और मोटिव नेसेसरी नहीं होते,
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें विलियम्स वर्सेस विलियम्स के केस में कहा था। आई गेस मैंने आपको ये ऑलरेडी नोट करा दिया था लास्ट लेक्चर में। तो नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोर्ट ने कहा कि क्रुएल्टी के लिए इंटेंशन प्रूव करने की कोई भी नेसेसिटी नहीं होती। काफी ज्यादा इमटेरियल है इंटेंशन प्रूव करना इन केस ऑफ क्रुएल्टी करी है तो करी है, इंटेंशन डजंट मैटर, राइट। अब अगर क्रुएल्टी हो रही है किसी के ऊपर तो इम्पॉसिबल हो जाता है टू लिव टुगेदर, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर, राइट। इम्पॉसिबल हो जाता है एक साथ रहना। एग्जाम्पल लीजिए, आपको हस्बैंड है अपनी वाइफ के साथ क्रुएल्टी कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई इंटेंशन उसकी जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने कोई गलती करी हो, वो कहे मैं तो सुधारने के लिए किया था, तो इंटेंशन मैटर नहीं करता, बट आपने क्रुएल्टी करी है तो इम्पॉसिबल हो गया है दूसरे स्पाउस के लिए आपके साथ रहना, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर। तो भाई कोर्ट ने इसके अंदर कहा कि कौन सा पॉइंट आ गया है, एक ऐसा पॉइंट आ गया है अब कि क्रुएल्टी हो रही है, टुगेदर रहना पॉसिबल नहीं है, तो जहां मैरिज ब्रेक डाउन पॉइंट आ गया, मैरिज का ब्रेक डाउन पॉइंट आ गया है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है टुगेदर उनके लिए रहना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू स्टे टुगेदर, तो मैरिज ब्रोक डाउन वाली सिचुएशन आ गई है। तो ये कहा गया नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली में। एक तरीके से आप कह सकते हैं समराइज्ड वर्जन है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसकी समरी ही है ये एक तरीके से, राइट। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है? ओके, देखिए क्या देखा है आपने मूवीज में, देखा है ना कि वाइफ अंदर हस्बैंड को घुसने नहीं देती, घर के ताला लगा देती है घर का, और वो बाहर खड़े होके चिल्लाते रहते हैं खोलो खोलो, वो खोलती नहीं है ना। तो अगर इस तरीके की कोई वाइफ हरकत करती है ना कि वाइफ जो है घर को अंदर से लॉक कर लेती है और खोलती नहीं है, पब्लिकली उनका हस्बैंड जो है बाहर खड़े होके चिल्ला रहे, तो वो एक तरीके की क्रुएल्टी है हस्बैंड के ऊपर जो वाइफ कर रही है, राइट। तो ये भी हेल्ड हुआ, दास्तान डी है ये वर्सेस दास्तान की केस में, राइट। ओके, देखिए अब एक और चीज है, क्रुएल्टी तो हुई, लेकिन जो दूसरा पार्टनर था उसने फॉरगिव कर दिया, उसने कंडोन कर दिया अपने स्पाउस को। फॉर एग्जाम्पल जो है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई वाइफ ने लॉक तो किया, वाइफ ने डोर लॉक तो किया, गिव मी अ सेकंड। ओके, अगर वाइफ जो है फॉर एग्जाम्पल ये लॉक नहीं खोलती है, और हस्बैंड जो है कोई बात नहीं, उनकी आपस में जो है आपसी समझौते से फिर इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हस्बैंड अपनी वाइफ को माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, और नेक्स्ट डे से ये प्रॉपरली अपनी रिस्टोर कर देते हैं, जिस सिचुएशन में ये पहले थे वैसे ये रहने लग जाते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ, प्रॉपरली इनकी लड़ाई सुलझ जाती है। तब अब ऐसा नहीं होगा हस्बैंड का जब मन करे फिर वो बाद में कोर्ट में चले जाए और बोले कि इसने उस दिन जो है ऐसा किया था, नहीं, क्योंकि उसके बाद आप उसको फॉरगिव कर चुके हो, और जब आपने उसको फॉरगिव कर दिया तो वो वाला ग्राउंड जो है आपका खत्म हो जाता है, समझे। अब अगर वाइफ ने दोबारा ऐसा किया तो दोबारा ग्राउंड आ जाएगा, लेकिन पिछला वाला ग्राउंड खत्म हो चुका है, क्योंकि उस पे आपने फॉरगिव कर दिया था, उस ग्राउंड के बाद आपने फॉरगिव कर दिया और उसके बाद से आप हैप्पीली रहने लग गए। तो उस दिन के बाद से हस्बैंड कभी दोबारा नहीं आ सकता कि इसने उस दिन ऐसा किया था तो मैं, ये मेरा ग्राउंड हो गया तो मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, नो, क्योंकि उसने फॉरगिव कर दिया था उसके बाद। तो जब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को फॉरगिव कर देगा, उस वो वाला ग्राउंड हस्बैंड का फिर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसी टाइम जब हस्बैंड ने उसे फॉरगिव कर दिया, ठीक है। अगर वाइफ ने फ्यूचर में अब ऐसा दोबारा किया, हस्बैंड ने फॉरगिव नहीं किया, तो ये ग्राउंड अब दोबारा रेज हुआ है ना, क्योंकि दोबारा ऐसी हरकत की है, पहले वाले पे तो फॉरगिव कर दिया इसलिए एंड हो गया, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो वो फिर एक न्यू ग्राउंड होगा, लेकिन अगर दोबारा हस्बैंड ने उसे फॉरगिव कर दिया तो फिर ये दोबारा एंड हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट समझ आया?
कि भाई आपने गलती तो हुई दोनों स्पाउस पे से, दोनों स्पाउस ने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया, उनके बाद में उन्होंने अपना रिस्टोर कर दिया रिलेशनशिप जैसा पहले था वैसा ही, ठीक है, दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप एज अ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ उनकी लाइफ चल रही थी। उसके बाद वो दोबारा कभी भी किसी भी दिन जब उनका मन करे उठ के कोर्ट नहीं जा सकते कि उस दिन ऐसा हुआ था, क्योंकि फॉरगिव कर दिया तो वो वाला ग्राउंड एंड हो गया। नया ग्राउंड अब तभी बनेगा जब दोनों में से कोई भी स्पाउस ऐसी हरकत दोबारा कोई करेंगे, ठीक है। पर अगर फिर से फॉरगिव कर दिया तो फिर से खत्म हो जाएगा वो ग्राउंड। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया स्टूडेंट्स तो आप चैट में लिखिए, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप समझ आ गया होगा। Is it clear to everyone? I'm waiting for your response. मैम You can write in the chat itself. मैम एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरगिव कर देते हैं लेकिन उसके बाद फिर से रिपीट होती है सिचुएशन, तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है कि जब बार बार सिचुएशंस हो रही हैं तो वो क्यूमुलेटिव एस्पेक्ट नहीं बन जाएगा कि हमने बेशक फॉरगिव कर दी थी लेकिन वो मतलब ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए थे पहले भी। देखिए जब उसने दोबारा करा, आपका क्वेश्चन यही है जो मैं आपको समझा रही हूँ, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। देखिए मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। देखिए इस दिन हुआ ये चीज, मैं रेज कर लेती हूँ। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ जो आपका क्वेश्चन था, अक्सर क्योंकि स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, तो मैं यही क्लियर करने की कोशिश करी थी। देखिए इस दिन इसी केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई वाइफ है, उसने अपने हस्बैंड को घर में नहीं घुसने दिया, उसने लॉक कर लिया घर को, डोर लॉक कर दिया मेन डोर, और उसका हस्बैंड बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है कि खोलने के लिए लॉक को। तो हस्बैंड के ऊपर क्रुएलिटी हुई, पर उस दिन के लिए हस्बैंड ने उसे माफ कर दिया। अब वो अक्सर ऐसी हरकतें उस दिन के लिए माफ किया है, हो सकता है उसने कहा हो कि मैं आगे से नहीं करूंगी, तो उस दिन माफ किया तो उस दिन वाला ग्राउंड खत्म हुआ। ये नहीं है कि लॉक करने वाला ही ग्राउंड खत्म हो गया कि अगली बार से लॉक वाला सीन हुआ तो हमेशा के लिए फॉरगिव हो गई, नो। अगर वाइफ ने फ्यूचर में ऐसा किया तो कोर्ट बिल्कुल जा सकता है कि इसने अब उसको अब ग्राउंड मिल गया हस्बैंड को कि इसने अब दोबारा से लॉक किया, यस ऑलरेडी वो बता तो सकता है कि पहले भी ऐसा हुआ था जब फॉरगिव कर दिया था, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ है, अब दोबारा ऐसा हुआ, हस्बैंड ने उसे फॉरगिव नहीं किया है, तो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे जा सकते हैं। ऑब्वियसली वो रिलेट कर सकते हैं पहले के ग्राउंड्स को भी कि पहले भी ऐसा हुआ था, तो इन्होंने बोला था दोबारा नहीं करेंगी तो मैंने फॉरगिव किया था, बट दिस टाइम दोबारा से ऐसी रिपीटेड हरकत हुई, अब ये मेरा ग्राउंड है डिवोर्स का। अब क्लियर हो गया आई थिंक सभी को। ओके सभी को क्लियर है। आई गॉट योर रिस्पॉन्स इन द चैट इटसेल्फ। आगे चलते हैं। ओके देखिए अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऑलरेडी बिटर हो चुका है, उसमें कड़वाहट आ चुकी है, तो झूठे झूठे एलिगेशंस लगाते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की क्रूएलिटी है, ठीक है। वो क्रूएलिटी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा लगा के। अब आप सोच रहोगे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स तो ये पता नहीं चलेगा, बट एट द एंड जब डिसीजन आएगा तब तो पता चलेगा कि उन्होंने क्रुएलिटी करी है, तो उसका भी इफेक्ट डिसीजन पे पड़ेगा। बट आपको जो पॉइंट अभी यहाँ पे याद रखना है वो याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि एक दूसरे के ऊपर स्पाउस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो वो क्रुएलिटी होगा या नहीं होगा। तो यू हैव टू कोट दिस केस जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, एंड यू हैव टू से यस इट कम्स अंडर द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, ठीक है। विजय राम चंद्रा वर्सेस नीला विजय कुमार, ठीक है। इसके अंदर यही हेल्ड हुआ था कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अगर दोनों स्पाउस एक दूसरे पे रॉन्ग या फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं तो वो भी क्रुएलिटी के अंदर फॉल करेगा, दैट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी, राइट।
आई होप स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछ लिया जाता है, तो आप ये वाला जो फैक्ट है इसको हमेशा याद रखें कि रॉन्ग एलिगेशन भी क्रुएल्टी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा एडल्ट्री, फिर हमने क्रुएल्टी देखा, अब हम डिजर्शन देखते हैं। डिजर्शन क्या होता है, क्या मुझे कोई बता सकता है? डिजर्शन क्या होता है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो? मैम नॉट परफॉर्मिंग मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। यस, देखिए अब डिजर्शन क्या होता है। अब ये दो तरीके के डिजर्शन की बात करी है, एक तो एक्चुअल डिजर्शन और एक कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन, राइट। देखिए डिजर्शन का बेसिक मतलब, इसमें अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए होता क्या है, कई बार रिलेशंस जो है हस्बैंड वाइफ के सही नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, या इमेजिन करिए वो सिचुएशन यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, और दोनों बिल्कुल रहते एक ही घर के अंदर हैं बेशक कई बार, पर क्या करते हैं कि वो अपना काम अलग कर रहे हैं, हस्बैंड अपना खाना खुद बना रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, कोई किसी का मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है नहीं निभा रहे, वो बिल्कुल ही इग्नोरेंस है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की, ठीक है, और वो बिल्कुल भी अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन कोई भी नहीं निभा रहे हैं, राइट, और पूरा इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो ये डिजर्शन होता है। और जैसे कि आपने बोला कि कॉन्टिन्यूअस टाइम के लिए, कॉन्टिन्यूअस टाइम में इसकी लिमिट दी हुई है 2 इयर्स, तो ये टाइम भी काफी बार पूछा जाता है कि क्या लिमिट है, तो 2 इयर्स, ठीक है, तो 2 साल हो गए हैं, दोनों डिजर्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद ये ग्राउंड बन जाता है फॉर डिवोर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको कॉम्प्लिकेट करके समझाया हुआ है हर जगह अलग अलग जगह पे, बट आपको सिंपल सी बात समझनी है कि भाई इग्नोरेंस हो रहा है दोनों स्पाउसेस के बीच एक दूसरे का, और 2 साल हो गए हैं ऐसा करते करते, तो वो एक डिजर्शन है। लेकिन लेकिन कई बार म्यूचुअल डिजर्शन भी होता है। म्यूचुअल डिजर्शन क्या होता है कि भाई आपस में नहीं बन रही है, दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है, कल से तू अपना काम कर, मैं अपना काम देखता हूँ, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो म्यूचुअल डिजर्शन ना डिजर्शन के ग्राउंड के अंदर नहीं आता, ठीक है। म्यूचुअल डिजर्शन आपने खुद किया है भाई डिसाइड कि ये तू मेरे से बात मत कर, मैं तेरे से बात नहीं कर, तो आप डिजर्शन का ग्राउंड ये वाला नहीं क्लेम कर सकते उसके अंदर, ठीक है, ये वाला ग्राउंड आप नहीं उठा सकते उसके अंदर, राइट। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। देखिए अब एक और चीज है, अब 2 साल का ये जो मैंने आपको टाइम दिया है, अब हो सकता है कि इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ दो लोग होते हैं, है ना। हो सकता है कि कई बार क्या होता है एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, कई बार अलग अलग रह रहे हैं, वो अपना अलग वो अपना अलग, है ना। कई बार अलग अलग रह के इग्नोरेंस करते हैं, कई बार एक साथ एक घर के अंदर ही रहकर इग्नोरेंस करते हैं। अब देखिए हस्बैंड वाइफ हैं, अब अगर ऐसा होता है कभी कि अलग तो रह रहे हैं कि, पर कभी कभी ऐसा होता है अब ठीक हो रहे होते, एक साइड से कोई एफर्ट डालता है, वाइफ सोच रही है कि मैं वापस आऊं, वाइफ सोच रही है मैं घर पे वापस आती हूँ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बट हस्बैंड उसे ऐसा नहीं करने दे रहा, हस्बैंड डिनाई कर रहा है, तो अब वाइफ डिजर्शन नहीं कर रही, वाइफ का डिजर्शन उसी टाइम खत्म हो गया जब वाइफ ने अपना इंटेंशन दिखाया वापस से ठीक करने का मैरिज लाइफ को, ठीक है। अब हस्बैंड की साइड से डिजर्शन हो रही है, ठीक है, पहले दोनों कर रहे थे, लेकिन वाइफ ने अपना इंटेंशन तब दिखा दिया कि मैं वापस आना चाहती हूँ, अपनी मैरिड लाइफ को हम वापस रिस्टोर करते हैं, तो उसी पॉइंट पे वाइफ वाला जो डिजर्शन था वो खत्म हो जाता है, अब हस्बैंड की साइड से डिजर्शन हो रहा है। इतनी सी बात क्लियर है। तो यही फैक्ट्स मैंने आपको समझाए ये थे। ठीक है, कि भाई अगर वाइफ वांट्स टू कम बैक, वाइफ ने अपना इंटेंशन दिखा दिया है, उसी टाइम से वाइफ की साइड से डिजर्शन खत्म हो जाता है। पर अगर हस्बैंड कहता है कि नहीं तुम्हें वापस नहीं आना, उसको मना करता है, डिनाई करता है, तो हस्बैंड की साइड से डिजर्शन कॉन्टिन्यूड है, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात।
अब देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इग्नोर कर रहे हैं, अलग रह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं फिर से प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हस्बैंड वाइफ है, इमेजिन करिए कोई सिचुएशन जब उनकी लड़ाई हो जाती है और गलती हस्बैंड की है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई उसके साथ मारा पीटी कर रहे हैं, क्रुएल्टी वगैरह कर रहे हैं, हस्बैंड का कंडक्ट ठीक नहीं है, हस्बैंड का कंडक्ट ठीक नहीं है, वाइफ उसके साथ डिजर्शन करती है, ठीक है। तो क्या फिर वो हस्बैंड डिजर्शन का ग्राउंड लेके वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वाइफ ने डिजर्शन क्यों किया? क्योंकि हस्बैंड का कंडक्ट ठीक नहीं था। तो जब हस्बैंड का कंडक्ट ठीक ना हो, अगर वाइफ ने उस केस में डिजर्शन करी हो, तो माना जाएगा कि वाइफ ने कोई भी डिजर्शन नहीं करी है, ठीक है। तो यही बात हेल्ड हुई। ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा के केस में, इसमें क्या हुआ था कि भाई हस्बैंड का कंडक्ट ठीक नहीं था, राइट, हस्बैंड का कंडक्ट वाज नॉट गुड, तो वाइफ घर छोड़ के चली जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ ने डिजर्शन किया है और इस ग्राउंड पे हस्बैंड डिजर्शन का ग्राउंड लेकर डिवोर्स क्लेम कर देते हैं। नहीं, वाइफ ने डिजर्शन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो उसके हस्बैंड के कंडक्ट की वजह से हुआ, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर? ठीक है। अब देखिए डिजर्शन तो तब होगा ना जब पहले से हस्बैंड वाइफ का जो है रिलेशनशिप ठीक होगा। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कोहैबिलेशन ही नहीं हो रहा, तो डिजर्शन का ग्राउंड ही नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोहैबिलेशन ही नहीं हुआ, कोई मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल ही नहीं हुए हैं, तो डिजर्शन का ग्राउंड भी नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है, नो कोहैबिलेशन नो डिजर्शन, ठीक है। तो यही बात कही गई सावित्री पांडे वर्सेस देखिए जो रिलेशंस पहले से ठीक नहीं है उसमें डिजर्शन कहाँ से होगा? डिजर्शन तो तभी होगा ना, तब से पहले से उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स थे और बाद में जाके उनके खराब हो गए। जब उनके बीच में कभी कोहैबिलेशन था ही नहीं, तो डिजर्शन का ग्राउंड तो कभी बन ही नहीं सकता, है ना। तो डिजर्शन का ग्राउंड तो तभी बनेगा जब उनके बीच में पहले कोई अच्छे हस्बैंड वाइफ के मैरिटल रिलेशंस थे। अगर थे ही नहीं, कभी कोहैबिलेशन उनका हुआ ही नहीं, तो डिजर्शन का ग्राउंड भी नहीं आएगा कभी, ठीक है। बन ही नहीं सकता ये ग्राउंड फिर कभी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए, ठीक। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल डिजर्शन जो है, ये डिजर्शन का ग्राउंड नहीं हो सकता कि भाई दोनों सोच रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, और बाद में वो आके कह रहे हैं दोनों कि डिजर्शन है और वो डिवोर्स ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। म्यूचुअल डिजर्शन अगर हो रहा है तो आप डिजर्शन का ग्राउंड नहीं ले सकते डिवोर्स आके लेने के लिए, ठीक है। तो ये बात कौन से केस में हेल्ड हुई? गुरु बच्चन कौर वर्सेस प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, देयर इज नो सच ग्राउंड फॉर म्यूचुअल डिजर्शन। म्यूचुअल डिजर्शन है तो देयर इज नो सच ग्राउंड टू टेक डिवोर्स अंडर दिस पॉइंट ऑफ डिजर्शन। सेक्शन 13 के डिजर्शन के अंदर आप नहीं ले सकते अगर म्यूचुअल डिजर्शन है तो। यही बात हेल्ड हुई गुरु बच्चन कौर वर्सेस प्रीतम सिंह के अंदर। दोनों के हाथ जो है क्लीन नहीं है, तो दोनों को बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूचुअल डिजर्शन है, ठीक है। जानबूझ के किया गया डिजर्शन है, म्यूचुअली उनका डिजर्शन है कि हम इसके अंदर डिजर्शन वाले पॉइंट के अंदर जाकर डिवोर्स ले लेंगे। तो देयर इज नो सच ग्राउंड फॉर म्यूचुअल डिजर्शन, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? ओके। अब कुछ अदर ग्राउंड्स भी हैं सेक्शन 13 के अंदर। एडल्ट्री, क्रुएल्टी एंड डिजर्शन तो है ही, बट कुछ अदर ग्राउंड्स भी हैं जो कि आपके बेसिक से ग्राउंड्स है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हिंदूज की जो है शादी हुई थी, बट एक पार्टनर सीजेस टू बी हिंदू हो जाता है, वन पार्टनर सीजेस टू बी हिंदू, तो ऑटोमेटिकली वो एक ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स का, है ना, सीजेस टू बी हिंदू। दूसरी बात है इंसैनिटी। भाई एक पर्सन इंसेन है, उसके साथ रहना ही पॉसिबल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, अब जो है हस्बैंड जो है वो इंसेन है,
उसने क्या किया, वाइफ का ब्रदर मिलने आया था तो वाइफ के ब्रदर का जो है गला वगैरह घोटने लग गया वो, राइट, इनफैक्ट अपने सन का भी गला घोटने लग गया। तो यानी कि हस्बैंड इंसेन है, उसके साथ रहना इम्पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में भी ये ग्राउंड बन जाता है। अब ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं ये कौन से केस के हैं, ये है टी.एन. भागवत, ठीक है, जिसके अंदर की हस्बैंड इंसेन थे, ठीक है, उन्होंने अपने सन को मारने की कोशिश की, अपने वाइफ के ब्रदर को मारने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज वो इंसेन है, ठीक है, तो उनके साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया है, तो ये ग्राउंड है, राइट। एंड देन कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, तो कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि आपका एड्स वगैरह हो गया, कोई आपकी स्किन प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, लेपोरेसी वगैरह, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर वो बीमारी क्योरेबल है, अगर वो ठीक हो सकती है, तो फिर वो सेक्शन 13 के अंदर ग्राउंड नहीं बनेगा। अगर वो क्योर नहीं हो सकती, सिर्फ तभी वो सेक्शन 13 के अंदर ग्राउंड बनेगा, ठीक है। अगर सन्यासी वन्यासी बन गया है दोनों में से कोई भी, स्पाउस रिनाउंस द वर्ल्ड, अब तो वो हमेशा के लिए संसार को छोड़ के चला गया है ना, तो अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो सीधा डिवोर्स दिया जाए। दूसरी बात, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अगर आप लोगों ने एविडेंस अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी कि 7 साल तक ना देखा ना सुना ना कोई भी खबर आई उसके बारे में, तो मान लिया जाएगा 7 साल बीत गए हैं कि उस पर्सन की डेथ हो गई है। और इस पीरियड के बाद उस वुमेन को जो भी स्पाउस है, जो भी स्पाउस है, हस्बैंड है तो हस्बैंड, वाइफ है तो वाइफ, तो उनको डिवोर्स दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए इसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ, मुझे पता है आपका भी यही क्वेश्चन होगा कि भाई 7 साल हो गए, डिवोर्स दे दिया, उस वुमेन ने फॉर एग्जांपल कि उसका हस्बैंड की कोई खबर नहीं थी 7 साल से, कहाँ है कहाँ नहीं है, तो कोर्ट ने उसे डिवोर्स दे दिया प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के ग्राउंड पे। अब उस वुमेन ने किसी और के साथ शादी कर ली, और अब क्या हुआ, अब जो उनके पुराने हस्बैंड थे वो वापिस आ जाते हैं, तब क्या होगा, तो तब कुछ नहीं होगा, अब डिवोर्स हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया, उसके बाद जो उनकी सेकंड मैरिज है वही वैलिड है। अगर जो अर्लियर हस्बैंड है वो आ भी गए तो उससे कोई भी इफेक्ट उनकी शादी पर, जो सेकंड मैरिज भी उन्होंने कही है, उस पर नहीं पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू, ठीक है। उसके अब इस पॉइंट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अब ये नहीं है कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भाई 7 साल हो गए सर तो इसलिए मैंने सेकंड मैरिज कर ली थी, नहीं, आप खुद से 7 साल वेट करके नहीं कर सकते, कोर्ट आपको डिवोर्स देगा उसके बाद आप सेकंड मैरिज कर सकते हो, ठीक है, आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा, वो भी बाय द कोर्ट। ये नहीं है कि 7 साल आपने खुद वेट किया, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ खुद ही कर ली, शादी कर ली, नहीं, आपको कोर्ट से डिवोर्स लेना है, कोर्ट आपको डिवोर्स देगा, फिर उसके बाद आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। देन आपका पुराना हस्बैंड वापस भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल पुराना स्पाउस जो है वो आपका आ भी जाए, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी न्यू मैरिज पे, जो आपकी न्यू मैरिज है वही आपकी वैलिड मैरिज रहेगी, क्योंकि पुरानी वाली आपकी खत्म हो गई है, क्योंकि उसने आपको डिवोर्स दे दिया गया है। आई होप अब क्लियर होगा सभी को। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक ओके अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जुडिशियल सेपरेशन और आरसीआर, यानी कि सेक्शन नंबर 9 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 13(1)(a), तो कोई मेरे को बता सकता है सेक्शन 13(1)(a) क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, क्या कह रहा है ये सेक्शन? मैम अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ली है या आरसीआर, सपोज जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ली है लेकिन उसके बाद भी 1 ईयर तक वो विद इन, हाँ 1 ईयर तक वो साथ नहीं रह पाए हैं, तो ऑन दिस ग्राउंड डाइवोर्स कैन बी टेकन। ऐसा ही आरसीआर के अंदर है, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था ना आरसीआर की
ऑर्डर आ गया है फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड के फेवर में, और 1 साल हो गया वाइफ आ नहीं रही है, तो अब ये ग्राउंड बन जाता है। रिमेम्बर सेक्शन 9 के अंदर ही बता दी थी मैंने आपको ये वाला पॉइंट। तो यही वाला पॉइंट है सेक्शन 13(1)(a) के अंदर भी कि भाई जुडिशियल सेपरेशन हो गया है, आरसीआर हो गया, उसके बाद भी 1 साल बीत गया है, रिश्ते में कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनका दोबारा रिस्टोर हो सकता है। तो 1 साल अब बीत गया, कोई भी कोहैबिलेशन नहीं हुई है, मैरिटल ऑब्लिगेशन में उनका कोई भी सुधार नहीं आए हैं, तो अब ये ग्राउंड बन जाता है उनके पास टू टेक डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर, राइट। ठीक, 1 ईयर इलैप्स हो चुका है, नो कोहैब, ठीक है, देन इट बिकम्स ग्राउंड फॉर डिवोर्स। क्लियर? इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था जब मैं आपको जुडिशियल सेपरेशन और सेक्शन नंबर 9 करा रही थी आरसीआर के बारे में, ठीक है। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। यू कैन राइट इन द चैट कोई भी डाउट है या फिर आगे चले। ओके, सबको क्लियर है? ओके, चलिए अब फाइनली चलते हैं ठीक। ये बेसिकली बात कर रहा है वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स के राइट के बारे में, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अब जो है हिंदू मैरिज एक्ट जो बन गया है, इसकी वजह से मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर 1955 के बाद आया ना, अगर इससे पहले अगर किसी पर्सन की 2 शादियां हो रखी हैं, ठीक है, तो दोनों बीवियों के पास राइट है डिवोर्स लेने का, ठीक है। अगर उसकी किसी पर्सन की मैरिज हुई है बिफोर 1955 में आया है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आ गया, सेक्शन 5 के अंदर बोला ना मोनोगैमी, और इससे पहले क्या था, पॉलीगैमी। मैंने आपको बताया था ना, इससे पहले क्या था, पॉलीगैमी। तो इससे पहले, इस एक्ट के आने से पहले अगर किसी ने शादी कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, उसकी 2 बीवियां हैं, बी और सी, ठीक है, तो पर उन्होंने शादी तो पहले करी, तो पर इस बी और सी, ये जो 2 वाइफ हैं, इनके पास राइट है टू गेट द मैरिज डिसॉल्व, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, देखो बी एंड सी बोथ वाइफ के पास राइट है कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती हैं, पर इसके अंदर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फॉर एग्जाम्पल ये बी अपनी मैरिज डिसॉल्व कराना चाहती है, कह रही है मेरे साथ मेंटल क्रुएलिटी है कि भाई एक और वाइफ रहती है ना, तो ये अपनी शादी जो है डिसॉल्व कराना चाहती है, पर इसकी एक कंडीशन है कि जिस टाइम बी अपनी शादी को डिसॉल्व कराना चाहती है, उस टाइम पे सेकंड वाइफ यानी कि सी अलाइव होनी चाहिए, ठीक है। सी अलाइव होनी चाहिए। अगर ये इस ग्राउंड पे लेना चाहती है ना, 2 वाइफ वाले पॉलीगैमी की वजह से अगर ये डिवोर्स लेना चाहती है, इसको ग्राउंड बना के डिवोर्स लेना चाहती है, तो इसके लिए जरूरी है कि जो सेकंड वाइफ है वो उस टाइम पे अलाइव होनी चाहिए। बस सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी वुमेन के हस्बैंड गिल्टी हैं रेप के, ठीक है, सोडोमी के या बेस्टैलिटी के, रेप तो आपको पता है क्या होता है, सोडामी क्या होता है, सेम सेक्स के आदमी के साथ जो है उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए, और बेस्टैलिटी यू ऑल नो द एनिमल्स वगैरह, ये सब चीजें हो गई। तो इस तरीके की किसी हरकत के लिए जो है अगर कोई पर्सन गिल्टी है, उनका हस्बैंड गिल्टी है, तो वुमेन ले सकती है ये वाला ग्राउंड भी, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं, राइट। देखो अब जो है प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड पॉइंट में आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लड़ाई क्या थी कि हस्बैंड ना वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, ठीक है, अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा था, तो ठीक है उसने कोर्ट से वाइफ ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई,
ठीक है, कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस दे दी। अब मेंटेनेंस देने के बाद भी उनके रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं, कोई कोहैबिलेशन नहीं हो रहा है, कोई भी रिस्टोर नहीं हो पा रहे, उनके मैरिज का जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है उनके वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये अब एक ग्राउंड ले सकती है वुमेन डिवोर्स का। ठीक है, बेशक उसे मेंटेनेंस दे दिया उसके हस्बैंड ने, लेकिन जो बाकी सारी चीजें होती हैं शादी की वो सारी रिस्टोर नहीं हो पा रही हैं। अब अभी भी कंडीशन जो सर्कमस्टांसेस हैं वो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, मैरिज जो है रिस्टोर नहीं हो पा रही है टू द ओरिजिनल पोजीशन, अभी भी बिटरनेस है। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है। ठीक है, कोई भी कोहैबिलेशन नहीं हो रही है, मेंटेनेंस आ गया है वुमेन के फेवर में, पर फिर भी कोई भी कोहैबिलेशन नहीं हो रही है दोनों के बीच, तो वुमेन जो है इस ग्राउंड को ले सकती है। सिर्फ यही सिंपल सा था अपना थर्ड ग्राउंड। ठीक है, फोर्थ क्या है, देखिए जैसे हमने सेक्शन नंबर 5 के अंदर पढ़ा था एज वाला पॉइंट है ना, उसके अंदर मैंने कहा था कि वैलिड ही रहेगी मैरिज, है ना, छोटे बच्चों की शादी करा दी है तो जिसने करवाई है उसको तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन शादी का क्या होगा, वो वैलिड ही रहेगी। अब देखिए तब तो वो बच्चे छोटे थे, लेकिन लेकिन वो बड़े होने के बाद उन्हें लगता है कि ये गलत है मैरिज या कुछ भी है, तो वो रेपिडिएट कराना चाहते हैं अपनी शादी को, तो वो करवा सकते हैं। तो फोर्थ ग्राउंड सिंपली यही है कि भाई वो खत्म कराना चाहते हैं अपनी शादी को, तो हाँ भाई वो करा सकते हैं। राइट, आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव रिलीफ देखिए, अब हमने हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बनाया है, बेसिकली कोर्ट का मोटिव या कोई भी एक्ट का मोटिव ये नहीं है कि डिवोर्स करा दो, क्योंकि मैरिज को बहुत ही होली जो है बंधन माना जाता है, तो माना जाता है कि कुछ भी करके हम जो है पहला हमारा जो प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी कि हम इस शादी को बचा लें टूटने से। तो सीधा डिवोर्स देने के बजाय कोर्ट पहले उनको जुडिशियल सेपरेशन देता है। एग्जाम्पल, डिवोर्स देने से पहले कुछ भी उनको ऑल्टरनेटिव रिलीफ पहले देंगे कि भाई इतने टाइम तक, कोई भी कोर्ट उनको रोकने की कोशिश करेगा, टाइम देने की कोशिश करेगा कि हो सकता है उनको टाइम दें तो उनका रिश्ता जो है सुधर जाए, रिस्टोर हो जाए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग डिवोर्स कि भाई हो सकता था हमने इनको डिवोर्स ना दिया होता तो इनका रिश्ता सुधर जाता, थोड़ा टाइम देते तो यही है सेक्शन 13A कि भाई ऑल्टरनेटिव रिलीफ दिया जाए इन्हें अदर देन डिवोर्स। जब वो कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट देखता है कि इन्हें पहले जो है उनके सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट्स को देखता है केसेस के कि भाई क्या सिचुएशंस है, उस हिसाब से ऑल्टरनेटिव रिलीफ दिया जाता है पार्टीज को, ताकि टाइम हो, थोड़ा रुके, समझे बातों को, इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली डिवोर्स। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसपे कोर्ट जो है ऑल्टरनेटिव रिलीफ नहीं देता है, सीधा डिवोर्स ही देता है। वो कौन से हैं? सबसे पहली बात तो सीजेस टू बी हिंदू, हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो वो तभी आएंगे ना जब हिंदू होंगे। अब वो हिंदू नहीं रहे, सीजेस टू बी हिंदू, तो टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा भाई, सीधा डिवोर्स दे दो। दूसरी बात, रिनाउंस द वर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी, हमेशा के लिए जो जा चुका है वो तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, और क्या जुडिशियल सेपरेशन दोगे भैया आप, और क्या वक्त दोगे, तो जा चुका है, आने वाला नहीं है, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत भाई, रिनाउंस द वर्ड कर दिया है उस पर्सन ने। ठीक है, तीसरी बात है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ यानी कि 7 साल हो गए भाई, अभी तक तो आया नहीं है ना, कोई खबर आई, तो सेपरेशन तो 7 साल से हो ही रखा है पहले ही, तो अब क्या और ऑल्टरनेटिव रिलीफ दें, तो सीधा डाइवोर्स ही दो। तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव रिलीफ नहीं देगा कोर्ट आपको, सीधा डिवोर्स ही देगा। ठीक है, ओके, तो ये सब तो अभी तो झगड़ा था उनके बीच में, है ना, झगड़ा था, वो उसके ऊपर एडल्ट्री का लगा रहे हैं, वो डिजर्शन का ग्राउंड लेके डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, अभी झगड़ा था। बट अब क्या है, कई बार क्या होता है, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअली वो सोचते हैं कि भाई अब नहीं बन रही है तो हम अब डिवोर्स ले लेते हैं, है ना। सेकेंड ग्राउंड हर्षना है, रिनाउंस द वर्ल्ड, सीजेस टू बी हिंदू, रिनाउंस द वर्ल्ड, और थर्ड इज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। राइट, अब आ जाते हैं सेक्शन 13B पे, जो की बात करता है
म्यूचुअल डिवोर्स की, कि भाई आपसी समझौते से, ठीक है। बिग बॉस देखा होगा कई स्टूडेंट्स ने, तो पता होगा इस वर्ड का मतलब आपसी समझौते से, ठीक है। तो आपसी समझौते से भाई कह रहे हैं कि नहीं बन रही है हमारी, हम आपसी समझौते से डिवोर्स ले लेते हैं, तो वो आपका 13B के अंदर आ जाता है, दैट इज म्यूचुअल डिवोर्स, राइट। अब इसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं। क्या चीजें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो शादी के बाद 1 ईयर का टाइम लैप्स हो गया, ठीक है। शादी के बाद 1 ईयर का टाइम लैप्स हो गया हो, तभी आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। दूसरी बात, जब ये 1 साल भी बीत जाएगा ना, उसके बाद तो आप डिवोर्स के लिए आ सकते हो, लेकिन उसके बाद भी 6 से 18 महीने का टाइम, ठीक है, 6 से 18 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल पेटिशन हुआ, उसके बाद 6 महीने की, तो 6 महीने की डेट ये है मिनिमम, और 18 महीनों की मैक्सिमम। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी अभी 13A के अंदर, कोर्ट का ये काम नहीं है कि 2 लोग आए तो भाई इनकी शादी तुड़वा दो, डिवोर्स कर दो, नहीं भाई, उनको टाइम दिया जाता है। तो इसीलिए 6 से 18 महीने का टाइम ये रखा गया है, कूलिंग पीरियड इसको रखा गया है, ताकि भाई हो सकता है कि भाई अभी वो आए पिटीशन लेके, अब भाई इतना गर्मा गर्मी है, झगड़ा करके आए हैं, अभी अभी पिटीशन लगा दी सीधा डिवोर्स की, उसी दिन डिवोर्स दे दिया होता, दिमाग दोनों का गर्म है, तो भाई खत्म हो जाता उनका रिश्ता। हो सकता है 6 महीने का टाइम दो, उनका थोड़ा ठंडा वंडा हो दिमाग, आपस में जो है अटैच हो जाते हैं, वापस से उन्हें पता चले कि भाई अलग नहीं रह सकते, हमें तो एक साथ ही रहना है, हो सकता है उनका रिश्ता दोबारा बन जाए। तो भाई इसीलिए ये 6 से 18 महीने का टाइम रखा गया है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि भाई क्या ये 6 से 18 महीने का टाइम, अब भाई इतनी ज्यादा लड़ाई है कि दोनों के बीच में रहना ही मुश्किल हो गया, वो कह रहे हैं हमें तो 6 महीने का टाइम दो या 18 महीने का टाइम दो, 24 महीने का टाइम दो, हमें तो रहना ही नहीं है, तो फालतू में ये टाइम देके भी हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो। तो क्या इस वेटिंग टाइम को वेव ऑफ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। एक रीसेंट केस लॉ आया है, अमनदीप कौर, राइट। इतनी सी बात क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ओके, ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वेटिंग पीरियड है, लेकिन इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। हरलीन कौर, ठीक। तो इस केस में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई ये जो 6 से 18 महीने का टाइम है, इसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है, कि भाई अगर कोर्ट को दिख रहा है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है बिल्कुल ही खत्म है, डेड हो चुका है, कोई 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 संभावना ही नहीं है कि भाई 0.001% भी ये रहना ही नहीं चाहते एक साथ, तो हम इनका टाइम भी क्यों खराब करें और अपना भी। तो भाई इस 6 से 18 महीने के टाइम को कोर्ट को अगर ठीक लगता है वेव ऑफ करना, तो कोर्ट वेव ऑफ कर सकता है, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर? देखिए, अब म्यूचुअल डिवोर्स लेने के ना कुछ एसेंशियल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर बोल दो कि भाई हम तो म्यूचुअली अग्रीड हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हम दोनों ने आपसी समझौता कर लिया है कि हमने नहीं रहना, तो म्यूचुअल डिवोर्स हम लेना चाहते हैं। तो इसके भी एसेंशियल्स हैं। तो पहला एसेंशियल तो ये है कि वो 1 साल से लिविंग सेपरेटली, अलग अलग रह रहे हों। अब अलग अलग रहने का मतलब नहीं है कि ये नहीं है कि वो अलग अलग घर में रह रहे हो और हस्बैंड वाइफ को विजिट कर रहे हो, और वाइफ हस्बैंड को विजिट कर रही हो, वो आपस में अच्छे से बातचीत करें, मिल विल रहे हैं, अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को निभा रहे हैं, कोहैब कर रहे हैं। तो ये नहीं है अलग रहने का मतलब, ये नहीं है कि अलग अलग घर में रह रहे हैं, नहीं, नॉट। इसका मतलब है नॉट लिविंग एज अ हस्बैंड वाइफ फ्रॉम 1 ईयर मिनिमम। आप 1 साल से हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे, यू आर लिविंग सेपरेटली, ठीक है। मैरिटल ऑब्लिगेशंस आप नहीं निभा रहे, आप हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। दूसरी बात ये है कि वो 1 साल से अलग अलग तो रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे। दूसरी बात है कि उनके लिए
उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू लिव टुगेदर नाउ। तीसरी बात ये, क्योंकि ये म्यूचुअल डिवोर्स है, तीसरी बात यही कि वो म्यूचुअली एग्री हो गए होंगे, ठीक है, म्यूचुअली एग्री हो गए हैं वो डिवोर्स देने के लिए। और चौथी बात ये, क्योंकि ये म्यूचुअल डिवोर्स है तो पेटिशन इनकी जॉइंट पेटिशन फाइल की जाएगी, ठीक है, जॉइंट पेटिशन फाइल की जाएगी, ठीक है। और अब इनके बीच में देयर आर नो डिजायर्स, दोनों स्पाउसेस के बीच में कोई भी अब डिजायर नहीं है कि दोनों में से कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशन को निभाना चाहता है, तो दोनों में से कोई भी अब मैरिटल ऑब्लिगेशन को नहीं निभाना चाहता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने म्यूचुअल डिवोर्स का पिटीशन तो फाइल कर दिया। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि दोनों में से हस्बैंड या वाइफ का मन बदल जाता है, वो अपना कंसेंट म्यूचुअल वाला जो उन्होंने दिया है डिवोर्स लेने का वो वापस लेना चाहते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, दोनों में से कोई भी स्पाउस फ्री है किसी भी टाइम अपना कंसेंट वापस लेने के लिए, ठीक है, फ्री है किसी भी टाइम अपना कंसेंट वापस लेने के लिए। वो बोल सकते हैं नहीं नहीं हमें तो डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन कब? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड बिफोर द डिसीजन, डिसीजन से पहले एनी टाइम, डिसीजन से पहले एनी टाइम जब प्रोसीडिंग्स चल रही है कभी भी बीच में, लेकिन डिसीजन से पहले, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको अभी कहा था 6 से 18 महीने का टाइम दिया जाता है उन्हें सोचने का, सोच विचार करने का, तो 18 महीने मैक्सिमम है। इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो ऑब्वियसली उनको डिवोर्स दे सकते हैं। तो अब क्या होता है, क्वेश्चन वॉज कि भाई कि 18 महीने बीत चुके हैं, अभी तक वाइफ या हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा था, अभी तक तो उन्हें डिवोर्स चाहिए ही था, अब 18 महीने बीत गए हैं, तो क्या इसके बाद भी वो अपनी कंसेंट वापस ले सकते हैं कि भाई हमें डिवोर्स नहीं चाहिए? तो यस, बिल्कुल वो अपनी कंसेंट बिल्कुल वापस ले सकते हैं 18 महीने के बाद भी, लेकिन जरूरी ये है कि डिसीजन से पहले, एक बार डिसीजन हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो डिसीजन से पहले, ठीक है। अब ये बात कौन सी केस में हेल्ड हुई थी? तो हितेश ठीक है, तो इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि कंसेंट कैन बी विड्रॉन इवन आफ्टर, कंसेंट कैन बी विड्रॉन इवन आफ्टर द टाइम ऑफ 18 मंथ्स, 18 महीने के बाद भी आप अपनी कंसेंट वापस ले सकते हो। और दूसरी बात ये हेल्ड हुई थी क्योंकि ये म्यूचुअल डिवोर्स है, अब म्यूचुअली दोनों पार्टी का समझौता है, तो इसके अंदर नो अपील, कोई भी अपील नहीं हो सकती, ठीक है। अब अपील तो नहीं हो सकती, लेकिन पर तब क्या होगा, जब अगर ऐसा होगा कि दोनों में से कोई भी स्पाउस की जो कंसेंट है वो जोर जबरदस्ती से ली गई हो, डरा धमका के ली गई हो कि भाई तुम्हें म्यूचुअली अग्री होना है वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या जान से मार दूंगी, तो डर के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स की जो पिटीशन है उस पर राजी हो गई थी वाइफ या हस्बैंड, तो भाई अब इसमें तो अपील का भी ग्राउंड नहीं है। तो भाई ऐसे सिचुएशंस में म्यूचुअल डिवोर्स को सिर्फ एक ही ग्राउंड पे, वैसे तो इसमें अपील नहीं होता म्यूचुअल डिवोर्स में, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि फोर्सफुली कंसेंट ली गई थी तो इस ग्राउंड पे म्यूचुअल डिवोर्स को चैलेंज किया जा सकता है, वो भी हेल्ड हुआ इस केस में, ठीक है। तो म्यूचुअल डिवोर्स कैन ओनली बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ नो फ्री कंसेंट, है ना, क्योंकि इसमें अपील तो है नहीं। अब बाद में जिससे जोर जबरदस्ती करके कंसेंट ली गई थी वो तो फंस गया, डिवोर्स हो गया, तो इसीलिए ये कहा गया कि भाई अगर नो फ्री कंसेंट हो सिर्फ तभी चैलेंज किया जा सकता है।
आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। ओके, देखिए अब सेक्शन 13 है डिवोर्स। सेक्शन 13 भी है म्यूचुअल डिवोर्स। तो कभी क्या ऐसा हो सकता है डिवोर्स की पिटीशन को म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए बाय द कोर्ट इटसेल्फ? ऐसा कभी हो सकता है? तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 यानी कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके ये डिवोर्स वाले केस को म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर कन्वर्ट करके डिवोर्स ग्राउंड कर सकता है। वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है भाई ये तो अपना टाइम खराब करने वाली बात है, बिल्कुल डेड रिलेशनशिप है, तो इसमें इनको डिवोर्स दे दो, क्यों फालतू में अपना भी टाइम वेस्ट किया और इनका भी टाइम वेस्ट किया, तो बिल्कुल डेड रिलेशनशिप है, कोई इनमें डिजायर्स ही नहीं है एक दूसरे के साथ रहने के, तो जल्दी से जल्दी इनका जो है डिवोर्स हो जाए तो यही बेटर है। लेकिन ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो जो हाई कोर्ट और बाकी जो सेशन कोर्ट्स होते हैं वो आपके ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, जो कि आर्टिकल 142 अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके। ठीक है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में किया था? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करके सेक्शन 13 वाले पिटीशन को सेक्शन 13 बी के अंदर कन्वर्ट करके इन्हें जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दिया था। लेकिन ऐसा जो है, ये वाली पावर जो है बाकी कोर्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है, राइट। और ये 2009 की बात है। और 2017 में तो अमनदीप सिंह वाला केस आ गया, जिसके अंदर सीधा बोल दिया कोर्ट ने कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 से 18 महीने वाला जो टाइम है इसको वेव ऑफ करके जल्दी से जल्दी डिवोर्स दिया जाए अगर दिख रहा है कि डेड रिलेशनशिप है तो 2017 में प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी 142 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करके जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, पर 2017 में प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, तो बाकी कोर्ट्स जो है, हाई कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स वगैरह जो भी हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं, वो भी वेव ऑफ कर सकते हैं 6 to 18 मंथ्स वाले पीरियड को। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। जो अमनदीप सिंह वाला केस है स्टूडेंट्स, वो अब लीडिंग केस बन चुका है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट ने 6 से 18 महीने वाले टाइम को वेव ऑफ करने के लिए कहा हो, राइट। तो इस वाले केस में ऐसा हुआ, और अब से 2017 के बाद कोई भी कोर्ट ऐसे वेव ऑफ कर सकती है जब दिख रहा है कि कभी उनका रिस्टोर हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक लीडिंग केस बन चुका है अब आपका। ठीक है, सो वी आर डन विद सेक्शन नंबर 13 स्टूडेंट्स। पूरा अच्छे से हमने कवर कर लिया है सेक्शन नंबर 13। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा था, मैंने अभी अभी आपको पहले कहा था कि किसी को भी अगर डिवोर्स लेना है तो पहले उन्हें जब से उनकी मैरिज हुई है 1 ईयर तक का टाइम उन्हें रुकना पड़ेगा। तो सेक्शन 14 यही कह रहे हैं, नो पिटीशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। विद इन 1 ईयर, आपकी अभी शादी हुई है इस तारीख को, तो इससे जब आपके 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप डिवोर्स की पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हो। विद इन 1 ईयर आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर 1 ईयर से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द डिवोर्स। वो कौन से एक्सेप्शन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हार्डशिप, मार पिटाई इतनी ज्यादा हो रही है, अब्यूजिव है एक दूसरे के साथ स्पाउसेस, कि भाई बहुत ज्यादा हार्डशिप है उनके बीच। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्डशिप है उनके बीच।
फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड उसको मार पिटाई कर रहा है, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो 1 साल तक क्या वो पहले झेले फिर डिवोर्स करे? नहीं भाई, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, ये जनरल रूल है। क्यों? क्योंकि पहला काम क्या है कोर्ट का या किसी भी एक्ट का, कि आपकी शादी को बचाया जा सके। तो ये एक जनरल रूल है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि भाई अगर वो रिश्ता इतना ज्यादा अब्यूजिव है कि उसके अंदर आप रह ही नहीं सकते, तो इवन आफ्टर सम डेज ऑफ मैरिज भी आप डिवोर्स की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो और कोर्ट आपका एक्सेप्ट करेगा, राइट, आपके पिटीशन को। ओके, उसके बाद देखिए अगर कुछ ऐसा होता है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो जानबूझ के कुछ मिसरिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट को, क्यों? क्योंकि अब तो उनको 1 साल से पहले, जनरल रूल ये है कि शादी के 1 साल बाद ही वो डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अब वो दोनों काफी ज्यादा क्लेवर हैं, उनको चाहिए जल्दी से जल्दी डिवोर्स, तो कुछ चीजें वो मिसरिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ को, तू बोली हो कि मैं तेरे पे क्रुएल्टी करूंगा और मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगा, ठीक है, तो 1 साल से पहले कोर्ट हमारा जो है केस सुन लेगी। तो इस तरीके की चीज अगर कोर्ट को पता चल गई तो कोर्ट कहेगा अच्छा, क्लेवर, ठीक है। अगर उनके पास पिटीशन आई है तो कहेगा नहीं 1 साल बाद आना, लेकिन डिसीजन के बाद अगर पता चला है तो कोर्ट कहेगा ठीक है, कोई नहीं, क्लेवर बन के आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 साल के बाद ही होगा, ठीक है। समझ गए इस बात को? इस बात को समझ गए स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके ओके, देखिए एक ऊपर से जब डिवोर्स अगर दे रही है कोर्ट, अगर आपको डिवोर्स देगी तो चाइल्ड का इंटरेस्ट हमेशा प्रायोरिटी रहता है कोर्ट की। तो कुछ भी करने से पहले कोर्ट सबसे पहले चाइल्ड का बेनिफिट, चाइल्ड का इंटरेस्ट भी कीप इन माइंड रखेगी, ठीक है। अब देखिए, अब सारी कहानी हो गई डिवोर्स की, म्यूचुअल डिवोर्स की, कब ले सकते हैं कब नहीं ले सकते। अब देखिए, अब डिवोर्स हो गया तो क्या वो रीमैरी कर सकते हैं? तो सेक्शन 15 कहता है कि भाई वो रीमैरी कब करेंगे? वंस उनका डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स्ड जो है वो रीमैरी कब करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ए था, ए और बी का जो डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो चल रही थी, है ना। अब इनका जो है डिवोर्स हो गया है, ठीक है। अब बी को है ना सी से शादी करनी है, तो वो डिवोर्स होते ही सी से शादी करेगी या कुछ टाइम रुकेगी? तो सी ना, बी कुछ टाइम रुकेगी सी से शादी करने से पहले, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ए नहीं चाहता था डिवोर्स हो, डिसीजन आया बी के फेवर में और डिवोर्स हो गया, तो ए अपील फाइल कर सकता है, ठीक है। अब अपील अभी चली रही है, हो सकता है कोर्ट इस डिसीजन को रिवर्स कर देता कि भाई डिवोर्स नहीं देता, बट उससे पहले ही बी शादी कर चुकी है सी से, तो अपील का तो कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो जब तक के लिए अपील का टाइम है, बी उस टाइम तक के लिए वेट करेगी, एंड वंस अपील का टाइम लैप्स हो जाएगा उसके बाद जो है बी शादी कर सकती है सी से, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जब डिवोर्स हो गया तो अपील के टाइम तक आप रुकिए और उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे भी आपको करनी है। अब देखिए सेक्शन 16 स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो सेक्शन 16 में आपको पहले से ही बहुत बार करा चुकी हूँ। जब हम सेक्शन 5 पढ़ रहे थे, जब हम सेक्शन 7 पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन 7 ना 16 थोड़ा थोड़ा बताती गई, सो दैट आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि दो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके अगर चाइल्ड होता है तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ये तो लेजिटिमेट है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ ही नहीं होते, उनकी कभी शादी ही नहीं हुई होती, तो उनके चाइल्ड को सोसाइटी जो है एक्सेप्ट ही नहीं करती, बोलती है तो इलेजिटिमेट है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई दो लोग हैं, उनकी सेरेमनीज हुई है शादी की, प्रॉपर 7 फेरे हुए हैं, तो उनकी शादी जो है एक तरीके से, क्योंकि उनकी सेरेमनीज तो हुई है, बेशक उन्होंने सपिंदा मैरिज के अंदर या प्रोहिबिटेड के अंदर शादी करी हो, लेकिन उनकी शादी तो हुई है, 7 फेरे तो हुए एटलीस्ट, तो उनका जो बेबी होगा
उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 16 और उसको डीम किया जाएगा एज अ लेजिटिमेट। ठीक है, उसको डीम किया जाएगा एज लेजिटिमेट, है नहीं पर उसको हम डीम कर रहे हैं, मान लेंगे हम कि वो लेजिटिमेट है, उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे क्योंकि कम से कम उसके माता पिता की सेरेमनीज के हिसाब से शादी तो हुई है, बेशक वो सपिंदा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के अंदर उन्होंने शादी करी हो, लेकिन सेरेमनीज तो हुई है, तो इसलिए हमने उनके चाइल्ड को डीम कर लिया कि वो लेजिटिमेट है। अदरवाइज जिनकी शादी ही नहीं हुई है उनको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देता सेक्शन नंबर 16, उनके चाइल्ड को प्रोटेक्शन नहीं देगा क्योंकि सेक्शन 7 के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था स्टूडेंट्स, जिनकी सेरेमनीज हुई हो एटलीस्ट उनकी शादी को वैलिड माना जाता है, जिनकी सेरेमनीज तक नहीं हुई होती उनकी शादी को तो क्या मानेंगे शादी हुई नहीं, क्योंकि हिंदू में तो कब होती है, जब 7 फेरे होते हैं, जब 7 फेरे नहीं हुए तो शादी भी नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से, अगर हैं तो उनको बास्टर्ड्स मानेंगे। सेक्शन 16 के अंदर उन्हें डीम लेजिटिमेट नहीं कहा गया। इतनी सी बात क्लियर? अब देखिए, एक तो वैलिड मैरिज के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो वो तो लेजिटिमेट होते हैं, ठीक है, कि उनके माँ बाप ना तो प्रोहिबिट रिलेशनशिप में आते ना तो सपिंदा मैरिज के अंदर आते, यानी कि बहुत ठीक है उनका रिलेशनशिप, ना वो प्रोहिबिटेड के अंदर आए ना सपिंदा के अंदर आए और उनकी शादी हुई प्रॉपर सेरेमनी से, तो उनकी वैलिड मैरिज है और उनका बच्चा लेजिटिमेट है तो उसका अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी अधिकार है उस बच्चे का और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे भी अधिकार है। लेकिन जिनके पेरेंट्स की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर या सपिंदा के अंदर शादी हुई है लेकिन उनकी कम से कम सेरेमनीज तो हुई है, तो कम से कम बेशक उनकी शादी जो है वो वॉइड है क्योंकि प्रोहिबिटेड और सपिंदा के अंदर हुई है, लेकिन उनका जो सेक्शन 7 के हिसाब से उनकी कम से कम सेरेमनीज हुई है, 7 फेरे वगैरह हुए हैं, तो उनके चाइल्ड को हमने प्रोटेक्ट कर लिया और हमने उसको क्या कहा, वो लेजिटिमेट है तो नहीं बट कम से कम उनके माँ बाप की सेरेमनीज हुई हैं तो उनको हमने डीम कर दिया लेजिटिमेट। ठीक है, डीम कर दिया लेजिटिमेट। अब जो डीम्ड लेजिटिमेट वाला बच्चा है ना, अब इसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई भी अधिकार नहीं है, अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी पे कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि ये लेजिटिमेट नहीं है, ये डीम्ड लेजिटिमेट है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे इसका कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, जो इसके पेरेंट्स हैं खुद के, उनकी प्रॉपर्टी पे इनका अधिकार है। इतनी सी बात क्लियर? और जो इलेजिटिमेट है उनको तो कोई प्रोटेक्शन मिली ही नहीं है क्योंकि सेक्शन 7 के अंदर साफ साफ कहा गया है ना, जिनकी सेरेमनीज हुई है एटलीस्ट उनके बच्चे को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे सेक्शन 16 में, लेकिन जिनकी सेरेमनीज ही नहीं हुई है, जिनकी कभी शादी ही नहीं हुई, उनके बच्चे तो बास्टर्ड्स कंसीडर किए हैं। जैसे आप नॉर्मल सोसाइटी में भी देखेंगे, बिन ब्याही माँ बन गई ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग, तो उनके बच्चे को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी उन जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके चिल्ड्रन को भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। इतनी सी बात क्लियर? है? अब देखिए, लिव इन रिलेशनशिप, आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, जहां पर एक मेल और फीमेल एक साथ रह रहे होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती, ठीक है, शादी नहीं हुई होती, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ रह रहे होते हैं, तो क्या उनके चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 16 या नहीं दी जाएगी? देखिए, तो सेक्शन 16 इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता है, लेकिन कुछ केस लॉज है जिन्होंने क्लैरिफाई कर दिया इस पॉइंट को, लिव इन रिलेशनशिप वाले पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो केस है, भरथा मत्था वर्सेस विजय रंगनाथन। ठीक है, आई नो नाम थोड़ा ऐसा है, कोई बात नहीं, अगर नाम भी याद ना हो तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इट डजंट मैटर। देखिए, फैक्ट ये है, लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी चाइल्ड का बर्थ होता है लिव इन रिलेशनशिप के अंदर, तो उसे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी अंडर सेक्शन 16।
क्योंकि हमने 16 के अंदर किसको प्रोटेक्शन किए, एटलीस्ट उनके बच्चों को प्रोटेक्शन दिए जिनकी एटलीस्ट सेरेमनीज हुई और 7 फेरे हुए, ठीक है, कम से कम 7 फेरे हुए, उनके बच्चों को हमने प्रोटेक्शन दी है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में तो कोई 7 फेरे 8 फेरे हुए नहीं, तो उनका जो बच्चे का बर्थ होता है तो उसको सेक्शन 16 के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। तो ऐसा इस केस में हुआ। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरा केस है हमारा डी वैल्यू सामी वर्सेस डी पटचय अम्मल। आई नो नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है दोनों केसेस के, बट इट्स ओके, फैक्ट पता होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए अब इस केस में क्या हुआ कि जो लिव इन रिलेशनशिप के अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रहा है और उनके चाइल्ड होता है, तो देखिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो मेल फीमेल को अगर सोसाइटी ने प्रिज्यूम कर रखा है एज अ हस्बैंड वाइफ, देखिए प्रिजम्पशन के ऊपर ये डिसीजन आया। देखिए पहली बात तो चाइल्ड है, उनका चाइल्ड है, अब चाइल्ड है तो स्कूल भी जाएगा, और जब स्कूल में एडमिशन होगा तो स्कूल में फादर और मदर का नाम पूछा जाएगा, है ना। अब स्कूल में अगर फादर और मदर का नाम लिखवा रखा है, यानी कि सोसाइटी तो यही प्रिज्यूम कर रही है कि वो हस्बैंड वाइफ है ना, फादर और मदर का नाम है, तो सबसे पहली बात तो सोसाइटी प्रिज्यूम कर रही है कि वो हस्बैंड वाइफ है, वो प्रॉपरली सोसाइटी में भी अपने जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है उनको निभा रहे हैं, सोसाइटी जो है उनको जानती है कि वो हस्बैंड वाइफ है। तो ऐसा अगर प्रिजम्पशन है, ऐसी अगर चीजें हो रही हैं, ऐसे अगर सर्कमस्टांसेस है कि स्कूल में भी उनको हस्बैंड वाइफ जो है उन्होंने लिख रखा है फॉर्म के अंदर खुद को, और सोसाइटी के अंदर भी उनको प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ है, और वो काफी लॉन्ग टाइम से एक साथ रह रहे हैं, तो कोर्ट कहेगा ठीक है हम इनको प्रिज्यूम कर लेते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ, और इनके चाइल्ड को भी हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनके चाइल्ड को भी हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनको प्रिज्यूम कर लिया है कि ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो अगर आप प्रूफ कर दो कि इन सब बातों को कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आप सोसाइटी के अंदर लॉन्ग टाइम से एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, तो अगर आप प्रूफ कर पाओ तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। प्रिजम्पशन आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हो 114, तो उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये पहले वाला केस था जिसके अंदर कहा गया कि नहीं दिया जाएगा, तो इधर नो प्रिजम्पशन। ठीक है, कि प्रिजम्पशन नहीं ले रहा कोर्ट कि वो हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि ये सारी चीजें हो ही नहीं, ना स्कूल में उनको हस्बैंड वाइफ के नाम से उन्होंने भरा फॉर्म, ना सोसाइटी उन्हें एज हस्बैंड वाइफ जानती। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सोसाइटी ने भी प्रिज्यूम किया और वो काफी लंबे अरसे से एक साथ रह रहे हैं एज हस्बैंड वाइफ, है ना, होता है ना कोई फ्लैट में रहने के लिए अलाउ नहीं करते बैचलर्स को, आप झूठ कहते हैं, मूवीज में देखा होगा कि हम हस्बैंड वाइफ है हमारा बच्चा, तो इस हिसाब से अगर सोसाइटी में आप ऐसे रह रहे हो कि आप हस्बैंड वाइफ हो, चाइल्ड के स्कूल में भी, तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है आपको एज अ हस्बैंड वाइफ, तो आपके चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर लेंगे, डीम्ड लेजिटिमेट मान लेंगे। अदरवाइज अगर कोर्ट नहीं प्रिज्यूम करता है एज अ हस्बैंड वाइफ आपको, तो आपके चाइल्ड को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको समझ आया हो। क्लियर है? आगे चले। You can write in the chat box, students. Okay, आगे चले। ओके, सबको अंडरस्टूड है, पढ़ लिया मैंने चार्ट। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 17 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, मोनोगैमी का। लेकिन दूसरी शादी आपने फिर भी करी तो आपको क्या दी जाएगी? पनिशमेंट। पनिशमेंट दी जाएगी बाइगैमी की, जो कि बता रखी है सेक्शन 17 के अंदर। ठीक है, तो 1955 में ये एक्ट आया, तो इसके बाद अगर किसी ने पॉलीगैमी की किसी ने, तो सेक्शन 17 के अंदर उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है,
सेक्शन 17 के अंदर उसे पनिश किया जाएगा। कैसे पनिश किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द आईपीसी। ठीक है, इससे पहले जो थी वो तो वैलिड ही थी ना पॉलीगैमी, क्योंकि जब तो ये कॉन्सेप्ट आया नहीं था, मैरिज एक्ट आया नहीं था, लेकिन 1955 में तो आ गया था। तो उसके बाद अगर किसी ने मोनोगैमी को वायलेट करने की कोशिश की, ज्यादा शादियां की, पॉलीगैमी करी, तो उसे आईपीसी के अंदर पनिश किया जाएगा। तो यही बात लिखी है सेक्शन नंबर 17 के अंदर। और 18 के अंदर क्या है? देखिए 18 के अंदर भी सिंपल यही बात है कि भाई सेक्शन 5 के अंदर हमने पढ़ा था ना कि एज क्या है शादी की, मेल फीमेल, है ना। इससे कम एज वालों की अगर शादी किसी ने भी कराने की कोशिश की, अगर जिस किसी ने भी कराने की कोशिश की, ऑल्दो ये मैरिज वैलिड है, ऑल्दो ये मैरिज तो वैलिड है क्योंकि अब उनकी मैरिज तो हो गई, लेकिन जिसने ये शादी कराई उसको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर सेक्शन 18, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एज थी एक्ट के हिसाब से, लेकिन आपने इस कंडीशन को वायलेट किया है तो इसलिए आपको सजा दी जा रही है। तो सेक्शन 18 में यही लिखा है कि भाई अगर किसी ने एज वाले फैक्टर को वायलेट करके किसी बच्चों की शादी करा दी गई है तो उस पर्सन को 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, या फिर बोथ। ठीक है, और सेक्शन 5 में हमें ये भी दे रखा है कि कुछ प्रोहिबिटेड या सपिल्ला रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपने शादी करी तो 1 मंथ तक का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 1000 रुपए तक का आप पे जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आई गेस। क्लियर? ओके, बाकी सब भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए चैट में, समझ आ रहा है यस या नो? ओनली यामिनी इज रिस्पॉन्डिंग, बाकी सब भी सुन रहे हो? रिस्पॉन्ड करो भाई। हु विल बी पनिश्ड? एज। हर्षना, लास्ट लेक्चर्स आपने फॉलो नहीं किए प्रॉपरली। सेक्शन 5 वाला लेक्चर आप देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हु विल बी पनिश्ड, राइट, और एज क्या है। ठीक है, तो एक एज होती है, मैं आपको फिर भी अभी बता देती हूँ। देखिए एक एज होती है जिसके अंदर शादी करवा सकते हो, पहले 18 थी फीमेल्स की, लेकिन अभी अगर आप फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स को, वो 21 कर दी गई है, राइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये फिक्स्ड एज है, ठीक है। इससे अगर बिलो है अगर फीमेल और मेल की एज, और आपने शादी करा दी गई है, उन बच्चों की शादी करा दी गई है, ठीक है, बालिका वधू देखते थे ना, है ना, तो अब उन बच्चों को तो पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल उनके माँ बाप ने उनकी शादी करा दी, तो माँ बाप को जो भी शादी प्रोक्योर करा रहा है, जो भी शादी प्रोक्योर करा रहा है, इज द वर्ड, जो भी शादी करा रहा है उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, ऑल्दो उनकी शादी तो वैलिड रहेगी, शादी तो उनकी वैलिड रहेगी। और सेक्शन 13 के सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर वो अपनी रेपिडिएट भी कराना चाहते हैं शादी को, है ना, जब तो वो बच्चे थे ना, अगर वो रेपिडिएट भी कराना चाहते हैं शादी को वो बच्चे, तो वो करा सकते हैं बड़े होने के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं सेक्शन। ये मैंने आपको समरी बताया है, अदरवाइज आप लास्ट लेक्चर देखिए हर्षना, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, सेक्शन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए अब बात तो ये है कि डिवोर्स दे देंगे, इस ग्राउंड पे देंगे, इस ग्राउंड पे देंगे, आपसी समझौते से दे देंगे, डिवोर्स तो दे देंगे, लेकिन कौन से कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करनी है, ये कंफ्यूजन रहती है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर देगा सेक्शन नंबर 19। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 19, बट मैं जो आपको पॉइंटर्स दूंगी आप ये लिख लीजिए अपनी बेयर एक्ट में या कहीं पे भी जहां आपके नोट्स है, आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, कोर्ट टू विच petition shall be presented। कौन से कोर्ट में आप डिवोर्स की पिटीशन को प्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहां मैरिज सोलमनाइज हुई, जहां मैरिज सोलमनाइज हुई, मैरिज सोलमनाइज हुई का क्या मतलब है, यानी कि प्लेस ऑफ मैरिज, यानी कि जहां मैरिज हुई, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये इनकी वाइफ है, और जहां पे इन दोनों की शादी हुई थी उस जगह के कोर्ट में आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल।
सिंपल। दूसरी बात कि भाई ये हस्बैंड है, अब इन्हें डिवोर्स लेना है, डिवोर्स की पेटिशन लगानी है, तो ये कहाँ लगाएंगे? ये तो पेटिशनर है, तो ये कहाँ लगा सकते हैं? जहां बी रिजाइड कर रही हो, यानी कि जहां रिस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा हो, रह रहा हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट था कि ए ने वहां लगाया जहां बी रह रहा हो। तीसरा पॉइंट, जहां ये आखिरी बार साथ रहते हो, जिस घर के अंदर ये आखिरी बार साथ रहते हो हस्बैंड वाइफ, तो उस जगह के कोर्ट में भी लगाया जा सकता है। सिंपल। चौथी बात, देखिए फोर्थ पॉइंट जो है ये फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स के लिए एक एडवांटेज दे दिया, ये अमेंडमेंट से डाला गया था। ठीक है, फीमेल्स को एक एडवांटेज दे दिया गया कि ये फीमेल जहां खुद रिसाइड कर रही हैं, ये वहां भी पिटीशन फाइल कर सकती है। ठीक है, पर ये खाली फीमेल्स के लिए था, मेल्स के लिए नहीं। ठीक है, मेल्स के लिए आप देखें तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मेल्स के लिए आप देखें तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये कर सकते हैं कि भाई क्या ये पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है जहां वो रह रहा है, जहां वो रिजाइड कर रहा है, वहीं पे पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन इसके कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? अगर तो उसकी वाइफ इस ऐसे एरिया में रह रही हो जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो इस केस में हस्बैंड वही पिटीशन फाइल करेगा जहां वो खुद रिजाइड करे है। दूसरी बात, या फिर मैंने आपको बताया था प्रिजम्पशन ऑफ डेथ पे भी कई बार डिवोर्स ले लेते हैं। अब प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, 7 साल हो गए ना, देखा गया ना, सुना गया, तो उसे क्या पता वाइफ कहाँ रिसाइड कर रही है? नहीं पता ना। तो पता नहीं है कि वाइफ रिसाइड करे, इट कैन नॉट बी फाउंड कि वाइफ कहाँ रिसाइड करी है, तो हस्बैंड जहाँ रिसाइड करता है वो अपने वहीं पे पिटीशन को फाइल कर देगा। इतनी सी बात क्लियर? तो बस इतनी सिंपल सी बात है इसके अंदर। जहां मैरिज हुई है, जहां रिस्पोंडेंट रह रही है या रह रहा है, तीसरी बात जहां वो आखिरी बार एक साथ रह रहे थे, चौथी बात फीमेल्स के लिए एडवांटेज है कि फीमेल जहां खुद रहती है वहां पे भी पिटीशन फाइल कर सकती है। और इस बात का काफी ज्यादा मिसयूज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल उनका हस्बैंड दिल्ली में रह रहा हो और वो रह रही हो केरला, तो जानबूझ के दूर जाके वहां फाइल करती हैं, तो ये इस बात का काफी मिसयूज भी होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि भाई जहां हस्बैंड है वो जहां रह रहा है वो वहां भी रिसाइड जहां रिसाइड कर रहा है वहां भी पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन इसके कंडीशन है कब? अगर वाइफ वहां रह रही हो जहां हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई ही नहीं होता जिस एरिया में, या फिर दूसरी बात वेयर वाइफ कैन नॉट बी फाउंड। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो ओके लिखिए, आगे चलते हैं। ओके, सबने लिखा क्लियर? ओके, अब सेक्शन 20 पे चलते हैं। 20 में ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, क्लियर है कि भाई जो भी कंटेंट होंगे पेटिशन के वो आप वेरीफाई करोगे कि भाई जो फैक्ट्स हैं दे आर ट्रू टू माय नॉलेज, और जो भी लॉ से रिलेटेड बातें हैं वो मेरे जो प्लीडर है उनके हिसाब से वो चीजें करेक्ट, राइट? क्योंकि बीइंग अ लेमैन आपको तो पता नहीं लॉ क्या है, तो सिंपल सी बात है। ठीक, आई होप 20 क्लियर होगा। ठीक है, कंटेंट्स आर ट्रू टू माय नॉलेज, ये सब चीजें पिटीशन में आप लिखते ही हो और उस पर साइन कर देते हैं कि भाई सच सच है, जो मेरे को पता है ट्रू टू माय नॉलेज है, वो सब चीजें हैं 20 के अंदर। अब आगे चलते हैं। कैमरा प्रोसीडिंग्स। कैमरा प्रोसीडिंग देखिए, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ये नहीं कि एक फोटोग्राफर खड़ा रहता है और आपकी वीडियो बनाता है, नहीं, इसका मतलब है पर्सनल प्राइवेसी। प्रिवेसी में होती हैं ये सारे जो प्रोसीडिंग्स चलते हैं कोर्ट के अंदर। सिर्फ जो जज होते हैं वो, और उसके बाद आपके एडवोकेट्स, दोनों पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट के, और दोनों पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन दोनों पार्टीज के पेरेंट्स, अदरवाइज कोई नहीं होता, तो इसी को कैमरा प्रोसीडिंग्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिवेसी में होती हैं ये सारी चीजें।
ठीक है। और उसके बाद ये जो चल रहा है, ये जो प्रोसीडिंग, इसको कोई पब्लिश भी नहीं कर सकता। अगर पब्लिश करना है तो कोर्ट के परमिशन से पब्लिश करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे ये प्रोसीडिंग चल रही हो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनके डिसीजन तो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं ना, तो उनको पब्लिश करना तो जरूरी है। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसमें पब्लिश करने के लिए कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अगर लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उसमें आप पब्लिश नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। देखिए, अब आपको खुद अगर कोई रिलीफ चाहिए तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स टू द कोर्ट टू क्लेम एनी रेमेडी। अगर आपको कोर्ट से कोई रिलीफ चाहिए, कोई रेमेडी चाहिए, तो आपके खुद के हैंड्स क्लीन होने चाहिए, तभी आपको कोर्ट कोई रिलीफ देगी। अब खुद के हैंड्स क्लीन है इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ अपने लाइफ बॉय से धो के चले जाओ। ठीक है, क्लीन हैंड्स का मतलब यह है कि खुद आप गिल्टी नहीं होने चाहिए, आप खुद भी इनोसेंट होने चाहिए इफ यू वांट रिलीफ। अगर आप खुद ही गिल्टी हैं तो कोर्ट आपको कोई भी रिलीफ नहीं देगा। तो इन्हीं बार्स की बात की गई है सेक्शन नंबर 23 के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस किया एक दो बार, है ना। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से कब कब कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जब कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगा, आप पे बार लगा देगा। तो यही बात की गई है सेक्शन नंबर 23 के अंदर कि वन हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। और क्लीन हैंड्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइफ बॉय से हाथ धो के नहीं, बल्कि आप गिल्टी नहीं हो, आप इनोसेंट हो, तो आपको कोर्ट रिलीफ बिल्कुल देगा। राइट, सबसे पहली बात है टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस रॉन्ग। ये पॉइंट तो सीधा सीधा है, आप खुद गलत हो, आप खुद अडल्ट्री कर रहे हो और उसके बाद आप डिवोर्स लेने आ रहे हो अपने स्पाउस से, आपकी भाई खुद की गलती है, तो आप कैसे आ सकते हो? आप नहीं आ सकते फिर। ठीक है, दूसरी बात, अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ गिल्टी में हो, कोई इनोसेंट ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, दोनों को ही बोल देगा भाई दोनों को रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट उनको डिवोर्स दे भी देता है। ठीक है, जाओ मौज लो, क्या याद रखोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देती हूँ ऐसे केस का। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो ये तो जनरल है सेक्शन 23 की, आपको क्लीन हैंड्स के साथ आना है, अदरवाइज आपको कोर्ट बोलेगा जाओ यहाँ से, दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोनों स्पाउसेस की अगर गलती है जैसे कि, पर कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि ये वाला केस है हरगोविंद वर्सेस राम दुलारी, है ना। इसमें क्या हुआ था कि भाई दोनों की गलती है, वाइफ ने एडल्ट्री कमिट कर रखी है और हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर रखी है। अब देखिए कोई स्कोप ही नहीं है ना कि वो रिस्टोर हो सके अपनी पुरानी वाली पोजीशन में। हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली, वाइफ ने अडल्ट्री कर ली, दोनों ही गलतियां कर रहे हैं, और गलती भी ऐसी कर रहे हैं कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है पुरानी वाली पोजीशन पे रिस्टोर करने का, इनकी शादी रिस्टोर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब मैरिज गलतियां ही ऐसी करी है और दोनों ने करी है। अब सेक्शन 23 तो कह रहा है कि भाई अगर आप क्लीन हैंड्स नहीं आएंगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब तो दोनों के ही क्लीन हैंड्स नहीं है, वाइफ भी गलती में, हस्बैंड भी गलती में, है ना। तो कोर्ट जो है जनरली मना कर देते हैं, लेकिन लेकिन कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि भाई ऐसी सिचुएशन है इनका ठीक ही नहीं हो सकता रिश्ता, तो कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में इनको डिवोर्स दे देती है, जैसे कि हरगोविंद वर्सेस राम दुलारी के अंदर किया, तो कोर्ट ने इनको डिवोर्स दे दिया। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, दूसरी बात, एक्सेसरी यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन।
देखिए डिवोर्स के अंदर मैंने आपको एक ग्राउंड बताया था एडल्ट्री का, है ना। अगर कोई महिला एडल्ट्री कर रही है तो हस्बैंड आ जाएगा कि भाई इसने मेरे साथ मतलब इसने एडल्ट्री कमिट किया और मेरे को इससे डिवोर्स चाहिए। लेकिन अगर उस एडल्ट्री के अंदर उसके पति का खुद हाथ है ना, तो अब वो कोर्ट में नहीं आ सकता कि इसने अडल्ट्री करी है मेरे को डिवोर्स दिला, क्योंकि उसका खुद का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। देखिए मैं इस चीज का आपको एग्जांपल देती हूँ कि भाई हस्बैंड वाइफ का आपसे समझौता था कि भाई हस्बैंड उसे कह रहा है कि ये जो लोग आ रहे हैं इनके साथ तुम फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाओ ताकि हमें अर्निंग हो, ठीक है। अब वाइफ ने ऐसा ही किया, तो दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। बाद में हस्बैंड जाके अडल्ट्री का ग्राउंड लेके जो है डिवोर्स नहीं क्लेम कर सकता, उस पर बार लगा देगा। आई होप सेकेंड पॉइंट क्लियर होगा। कोई डाउट? ठीक है। तीसरी बात है इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है एंड वाइफ कोई पार्टी वाटी, एग्जाम्पल दे रही है तो मैं आपको, कोई पार्टी वाटी है, हस्बैंड इज वॉचिंग कि वाइफ इज मेकिंग सम फिजिकल रिलेशनशिप विद अदर मैन, और हस्बैंड ये देख के भी कंफर्टेबल है, ठीक है, डोर बंद करके वापस वो अपना एंजॉय करता है पार्टी वार्टी में, यानी कि उसने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दे दिया है। अब वो बाद में कोर्ट में नहीं आ सकता टू क्लेम डिवोर्स कि भाई इसने अडल्ट्री करी है, उसने खुद की कंसेंट दी है ना, हस्बैंड ने, इम्प्लाइड कंसेंट है ना, कि भाई वो डोर वोर बंद करके अपना खुद इंजॉय कर रहा है, तो ये इम्प्लाइड कंसेंट है, तो इस सिचुएशन में भी आप पे बार लगा देगा, ठीक है। फोर्थ इज कॉन्डोनेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्डोनेशन यानी कि फॉरगिव, कोई गलती हो गई है एक दूसरे से, वाइफ ने अडल्ट्री कमिट करी है या हस्बैंड उसको मारपीट कर रहा है और दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया है ना, दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया और बाद में जो है उनके प्रॉपरली उनकी जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो निभा रहे हैं, और वो बाद में कोर्ट में आ जाते हैं कि भाई सर इसने तो ये कर दिया था, मेरे को डिवोर्स चाहिए, देन कोर्ट आपको बाहर लगा देगा क्योंकि आपने उसको फॉरगिव कर दिया था, तो वो ग्राउंड आपका उसी टाइम खत्म हो गया था, तो आपने माफ कर दिया, उसके बाद भी आप फिजिकल रिलेशनशिप्स वगैरह बना रहे हो, यानी कि आपने माफ कर दिया ना, तो अब आप वो पुराना ग्राउंड लेके डिवोर्स के लिए नहीं आ सकते, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर? क्लियर? ओके। फिफ्थ पॉइंट है कोल्यूजन। कोल्यूजन क्या है कि हस्बैंड वाइफ ने फिर से वही जो मैंने आपको अभी समझाया कि भाई उन्होंने षड्यंत्र रचा है, दोनों चंट बन रहे हैं कि भाई हमें कोर्ट से ना, हमें जल्दी से जल्दी ना दोनों को डिवोर्स चाहिए। अब वाइफ आती है कोर्ट में कि भाई सर इसने तो मेरे साथ मार पिटाई करी है, क्रूएलिटी करी है, हस्बैंड कहता है कि हाँ हाँ तू ऐसा बोलियो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा ताकि कोर्ट हमें जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे, ठीक है। तो इस तरीके का कोल्यूजन भी अगर कोर्ट को पता चल गया ना, तो कोर्ट आप पे बार लगा देगी कि दोनों इनोसेंट नहीं है, दोनों क्लीन हैंड से नहीं आए, और बार लग जाता है तुम दोनों पे, जाओ यहाँ से, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, अब चंट बनो घर जाओ, ठीक है, राइट। या फिर ऐसा होता है कभी, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि भाई हस्बैंड जो है, वाइफ जो है मेंटेनेंस लेने के लिए तैयार, डिवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं। अब अगर वो डिवोर्स के लिए फाइल करते तो कोर्ट उसे देता 2-3 हजार मेंटेनेंस, लेकिन हस्बैंड ना उसे लालच दे देता है कि भाई मैं तेरे को 1-1 लाख रुपए मेंटेनेंस देता रहूंगा, तू बस चुपचाप कोर्ट में जाके राजी हो जाइए डिवोर्स के लिए। इस तरीके का उन्होंने प्लान बना लिया है बाहर से, और वो कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, और कोर्ट को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है तो कोर्ट बाहर लगा देगी दोनों के ऊपर, अब बन लो चंट, दोनों को कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सिक्स पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स मैं ये इरेज कर दूं अगर आप लोगों ने लिख ली है ये 5 पॉइंट्स, तो 6 पॉइंट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मेरे को, कैन आई इरेज? 6 पॉइंट है डिले। अगर आपको डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं, एडल्ट्री, इतने सारे ग्राउंड्स हैं, अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आके आपने उसी टाइम बोला होता
तो कोर्ट आपसे कहेगा कि इसने 2005 में आपको मारा पीटा या एडल्ट्री 2005 में की, या आप 2010 में आके इसके ऊपर पिटीशन फाइल कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने या तो जस्टिफाई कर दो कि डिले क्यों हुआ, ठीक है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो आपकी एक्सेप्ट कर लेगा पिटीशन। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ आपके एक्सप्लेनेशन से, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो उस डिले को, तो कोर्ट आप पे बार लगा देगा, बस अब आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दो केस हैं, शांति देवी वर्सेस रमेश चंद्र। इसके अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर ना 10 इयर्स का डिले हुआ था वुमेन की साइड से टू फाइल द डिवोर्स, ठीक है। अब 10 सालों का डिले क्यों हुआ तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उस पे बार लगा दिया कोर्ट ने, अब आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन सिमिलर केस एक दूसरा आया, नरमू वर्सेस निका का। इसके अंदर भी 7 इयर्स डिले हुआ था फ्रॉम द वुमेन साइड, फ्रॉम द फीमेल साइड 7 साल का डिले हुआ, लेकिन लेकिन उस फीमेल ने इसे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हम 7 सालों से वैसे भी सेपरेट रह रहे थे, सेपरेट हम रह रहे थे, और उसके बाद मैंने, अब मेरा कोई इरादा नहीं था अभी भी डिवोर्स का, लेकिन मैंने अब डिवोर्स इसलिए फाइल किया है क्योंकि अब मेरी फादर की जो हो गई है डेथ, अब मेरे फादर की डेथ हो गई है और उनकी प्रॉपर्टी सारी मेरे पास आएगी, और उस चीज को क्लेम करने के लिए मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर जो है पिटीशन फाइल कर सकता है, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी डिवोर्स करना चाहती हूँ। तो जस्टिफाई किया उसने और कोर्ट सेटिस्फाई हो गया, तो इसलिए कोर्ट ने उनकी पिटीशन जो है एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। ओके, नाउ 7th पॉइंट है रिकंसिलिएशन। देखिए डिवोर्स जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिवोर्स से पहले ऑल्टरनेटिव रिलीफ देने की कोशिश करती है कोर्ट कि आपका रिश्ता हो सकता है सुधर जाए, तो कोर्ट आपको जो है मेडिएशन सेंटर जो है पहले भेजती है। अगर मेडिएशन सेंटर भेज दिया और भाई आपका रिश्ता जो है, आप मान गए, वहां पे जो काउंसलर वगैरह है उन्होंने आपको समझाया समझाया, आप दोनों मान गए, ठीक है, कुछ कंडीशन से आप लोग मान गए, तो रिकंसिलिएशन हो गया आपका। इसलिए भी आपके ऊपर बार्ज लग जाते हैं, अब आप डिवोर्स नहीं ले सकते क्योंकि ऑटोमेटिकली अब आप मान गए ना, तो आपको डिवोर्स चाहिए भी नहीं मेडिएशन सेंटर जाने के बाद। लेकिन मेडिएशन सेंटर के बाद भी, जाने के बाद भी अगर आप लोग नहीं मानते हैं, तो इसके बाद मेडिएशन सेंटर से कोर्ट में वापस आ जाता है केस, और वापस आपकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो सेकंड पॉइंट में, 7th पॉइंट में यही, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। क्लियर, इतना क्लियर है? ओके हर्षना, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं? 7th। रिकंसिलिएशन डियर, रिकंसिलिएशन ये है कि कोर्ट में आप जाते हो तो डायरेक्ट आपको डिवोर्स नहीं मिलता। रिकंसिलिएशन सेंटर में, यानी कि मेडिएशन सेंटर्स होते हैं, उसके अंदर आपको भेजा जाता है जहां पर एक थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन यानी कि कोई काउंसलर होते हैं जो आपको समझाते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वहां पे पर्सनली एक रूम होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो वहां पे जजेस या कुछ काउंसलर्स वगैरह होते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं, दोनों पार्टीज की, हस्बैंड एंड वाइफ की। आपको जैसे परिवार होता है ना, उसमें कभी लड़ाई होती है तो आपके बड़े समझाते हैं आपको कि नहीं ये शादी है, आपको रहना चाहिए। तो इसी तरीके से मेडिएशन सेंटर में एक थर्ड पर्सन होता है जो कि काउंसलर होते हैं, वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, दोनों पार्टीज की, आपको समझाते हैं। अगर वहां पे आपका सॉर्टेड हो जाता है मैटर तो ठीक है, आप पे बार लग जाता है, आप फिर अब डिवोर्स नहीं दिया जाएगा आपको डिवोर्स, ठीक है, क्योंकि आप मान गए हैं ना वहां पे। लेकिन अगर आप नहीं मानते उनकी काउंसलिंग के बाद भी, तो वो मेडिएशन सेंटर वाले वो जो केस है उसको वापस कोर्ट में भेज देते हैं और प्रोसीडिंग्स डिवोर्स की आगे बढ़ती हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर सभी को इतना? ओके, नाउ फ्रॉम सेक्शन 24 हमारे मेंटेनेंस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, राइट। फ्रॉम सेक्शन नंबर 24 हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप IJS लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और अपने कमेंट्स भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।